यूएस अमेरिका की वीज़ा अप्लाई करनी है, सब में एक चीज़ कॉमन है, DS 160। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, चाहे आप पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विश व्लॉग्स। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आप जो है वो यूएस वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बारे में तफसीलात बात हुई थी। यूएस वीज़ा किसी भी किस्म की हो, चाहे B1 B2 हो जो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई होती है, चाहे कोई और हो, सब में एक चीज़ कॉमन है, DS 160। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, इसके बगैर आप वीज़ा नहीं ले सकते। तो DS 160 किसी ट्रैवल एजेंट से फिल नहीं करवाना, किसी दोस्त यार की हेल्प नहीं लेनी, किसी की हेल्प नहीं लेनी, बल्कि क्योंकि ये आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन होती है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इसको। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आप वो देखें और उसमें अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन फिल करें। चाहे आप पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, चाहे यूएई से हों, सऊदी से हों या दुनिया के किसी भी कोने से हों। यूएस अमेरिका की वीज़ा अप्लाई करनी है, B1 B2 हो या किसी और किस्म की, आप इस फॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं और इसी फॉर्म को फिल करने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और अपॉइंटमेंट डेट आप ले सकते हैं। फिलहाल आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्म कैसे फिल होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं ये भी बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और मज़ीद चीज़ें भी आपको इस सीरीज में मिलेंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आइए आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये आप वेबसाइट खोल लेंगे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो मेंशन कर दूंगा। ये कॉमन वेबसाइट है सारे कंट्रीज़ के लिए, कोई वो नहीं है कि कौन से कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। मैंने खुद अपना फॉर्म भरा था, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसमें टाइम आपको तकरीबन 90 मिनट से लेके 120 मिनट्स लग सकता है, डिपेंड्स आप कितने क्विक हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी आपके हाथ में है। तकरीबन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपके फादर का लीगल नेम, जैसे उनके पासपोर्ट या उनके CNSE में कैसे लिखा हुआ है, मदर का जो है वो लीगल नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस और आपके किड्स का नेम, अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो NIC में या इंडिया में जैसे आधार कार्ड है, या UAE में जो है वो एमिरेट्स ID होता है, या सऊदी अरेबिया में इकामा होता है, कोई भी लीगल नेम क्या लिखा हुआ है पासपोर्ट में। पासपोर्ट नहीं तो आपका जो ओरिजिन कंट्री है, जो आपकी नेशनलिटी है, वहाँ का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसमें इंग्लिश में नाम कैसे लिखा हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ और उन्होंने पढ़ाई वगैरह कब तक की हुई है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, कौन से स्कूल में गए हो, सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। मैं डिटेल में आपको ये बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरह से आपका जो है ना कुछ नज़र आ रहा होगा सब कुछ। आप इसमें सिलेक्ट करेंगे आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। आप बांग्लादेश से अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया में कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, जो आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये फॉर्म रिफ्रेश हो जाता है। आपको ये जो है वो सिलेक्ट करना होता है एक बारी में। मेरी तरह ही हरकतें करेंगे तो इस तरह से आपको रिफ्रेश करना पड़ जाएगा। कराची में जो है वो एक है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में ये 2 ही जगह हैं। मोस्टली लोग कराची से ही अप्लाई करना पसंद करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हर किसी का। मैं कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। फिर आप ये कैप्चा जो है यहाँ पे करेंगे, उसके बाद ये आपको कह रहा है कि फ़ोटो आपको चाहिए। फ़ोटो भले आप एंड में लगा दें, आपको फ़ोटो ज़रूर चाहिए होगा। फ़ोटो की गाइडेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये आपको दे रहा होगा कि भाई आप जो है वो कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, कोई AI सिस्टम नहीं है, अब्यूजिंग नहीं है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है। ये सारा आप एग्री करेंगे। ये आपको संभाल के रखना है, ये नंबर कहीं पे नोट कर लें या फिर जो है वो कहीं पे सेव कर लें, क्योंकि ये बार बार आपको चाहिए होगा। अगर आप फॉर्म बीच में छोड़ देते हैं तो रिट्राइव करने में काम आएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीनवाइल। सॉरी, वो बीच में सेटिंग मुझे तंग कर रही थी। ये हो गया एग्री। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन बीच में छोड़ देते हैं तो एप्लीकेशन नंबर और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
तो ये आपको चाहिए होगा इसमें। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन व्हाट सिटी नियरेस्ट सिबलिंग, ओके चलो ये कर लेते हैं हम। चलो जी दुबई में रहते हैं वो, मैं वहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं जो है अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। करेंगे कंटिन्यू। पहले आपकी आ जाएंगी, ये सारे सेक्शन बने हुए हैं, 90 मिनट पूरे लगने हैं मिनिमम, 120 मिनट मैक्सिमम है। तो आप 1.5 से 2 घंटे टाइम निकालने के बाद ये फॉर्म को शुरू कीजिएगा। सरनेम जैसे आपके पासपोर्ट में लिखा हो, जैसे मेरा नाम है विशाल मंगलानी, मेरे पासपोर्ट में ये लिखा हुआ है, गिवन नेम ये लिखा हुआ है, तो आपने इस तरह से लिखना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि नेटिव लैंग्वेज में या अल्फ़ाबेटिक में आपका नाम चेंज तो नहीं है। ये मोस्टली तब अप्लाई होता है जब आपका नाम जो है ना वो किसी टेक्नोलॉजिकली डिफरेंस हो, या फिर जो है ना आपने जैसे कि अरबी मुझे लिखते थे फिशाल, लेकिन है मेरा नाम विशाल, तो इस तरह से आपका जो ओरिजिन है पासपोर्ट है उसमें जो है वो कुछ अलग तरीके से लिखा हो, लेकिन आपका जो है ना वो नेटिव अलग से हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको डज नॉट अप्लाई पे लगा देते हैं। हैव यू एवर यूज अदर नेम, किसी भी तरीके से आपने अलग नाम यूज किया हो, जैसे कि आप खातून है, आपने शादी से पहले कोई नाम अलग चेंज किया हो, शादी के बाद अक्सर खातून का नाम चेंज हो जाता है। वो उसके अलावा जो है आपने रिलीजियसली चेंज किया हो, या प्रोफेशनली जो है नाम अलग हुआ हो, या किसी तरीके से आपने नाम चेंज किया हो, या कोई भी तरीके से नाम इस्तेमाल अलग से हुआ हो। मैं जैसे कि जो है वो अपने वालिद साहब का नाम यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी मरतबा, तो हम जो है वो उसको लिखेंगे। इसके अलावा कुछ और है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो ये यूज़ किया हुआ है फॉर एग्जांपल, अगर है तो, नहीं है तो आप जो है वो इसको सिंपली नो करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद आता है डू यू हैव एनी टेली कोड टू रिप्रेजेंट। टेली कोड जो है वो एक तरह सा कोड होता है जो आपके नाम को रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट लोगों के पास नहीं होता, ये डिप्लोमेट्स या फिर जो है ना दूसरे इदारे मोस्टली यूज़ करते हैं, हम आम आदमी इसको यूज़ नहीं करते। उसके बाद ये तो ऑब्वियस है, मैरिटल स्टेटस आपका जो होगा वो लिखेंगे, सिंगल विंडो डाइवोर्स जो भी आपके पास हो, आप जो लिखेंगे वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वो काउंट नहीं होगा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जी खुश हैं। उसके बाद आप, मैं वैसे फर्जी लिख रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैसे ही लिखेगा। कौन, ये आपका पूरा जो है ना डेट ऑफ बर्थ के लिए है कि आप कौन से शहर में पैदा हुए हैं, आपने कहाँ से किया हुआ है। मैं जी अपना शहर लिख लेता हूँ, स्टेट एंड प्रोविंस। अगर कई जगह पे होता है जहाँ पे प्रोविंस नहीं लगता, जैसे कि आप इस्लामाबाद से हैं, वहाँ पे प्रोविंस कोई नहीं है, तो आप डज नॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इमारात से यूएई से हैं तो आप यहाँ लिखेंगे भाई अबू धाबी, यहाँ भी आएगा अबू धाबी, यहाँ आएगा दुबई, यहाँ भी आएगा दुबई, क्योंकि सिटी और एमिरेट्स सेम में, ठीक है, डिफरेंट होता है। वो आप पासपोर्ट में आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कौन से आप कंट्री या रीजन से हैं, आप पाकिस्तानी हैं, इसको करके नेक्स्ट कर लेंगे। बीच बीच में आप सेव भी कर सकते हैं, इनको सेव करते रहेंगे तो फिर आपको दोबारा जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा। क्या कह रहा है भाई एप्लीकेशन, आप ये नहीं देखते, चलो जी इसको रिमूव कर देते हैं, मसला नहीं है। पेज 2 कंट्री ऑफ रीजन, हमारी जो है वो एक ही नेशनलिटी है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपके पास दूसरी कोई नेशनलिटी है या फिर आपने जो है वो कभी दूसरी नेशनलिटी ली है। हो सकता है आपके पास नेशनलिटी हो और बाद में आपने कैंसिल कर दी हो किसी वजह से, या आपने जो है गिव अप कर दी हो। काफ़ी लोग कर देते हैं, जैसे इंडियंस जो है वो 2 नेशनलिटीज़ नहीं रख सकते, या काफ़ी मुल्क हैं वो 2 नेशनलिटीज़ ड्यूअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करते, तो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है होल्ड या हैव हेल्ड, कभी भी हुई हो या अभी भी है, नहीं है भाई एक ही नेशनलिटी हमारे पास। आर यू परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनलिटी इंडिकेटर। अगर आप जो है वो कहीं और रहते हैं, जैसे कि आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी, नेपाली हैं और आप रहते हैं यूएई में, तो आप इसको करेंगे यस कि हाँ भाई मैं यूएई में रहता हूँ, मैं सऊदी में रहता हूँ, मैं जो है वो मलेशिया में रहता हूँ, या किसी और कंट्री में रहता हूँ। अगर आप अपने ही कंट्री में मौजूद हैं तो आप इसको करेंगे नो। अब इसका फ़ायदा क्या है,
अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपने यस करने के बाद वहाँ का नंबर लिखना है, जैसे नेशनल आईडी, एमिरेट्स आईडी नंबर होता है, या एकामे का नंबर होता है, या मलेशियन आईडी नंबर होता है, या आपके स्टूडेंट आईडी जो होती हैं, नेशनल आईडी, जब आप किसी और कंट्री में परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है, और यहाँ पे आपका पाकिस्तानी या फिर जो है ना वो इंडियन आधार कार्ड वगैरह आ जाएगा। हम फर्जी लिख लेते हैं, आपने अपना लिखना है। ये लिखने के बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर उनके पास होगा जो पहले यूएस आ चुके हैं या यहाँ पे जो है ना रह चुके हैं, ये यहाँ का नेशनल आइडेंटिटी नंबर होता है। अगर आप पहले कभी नहीं आए तो आपने डज नॉट अप्लाई कर देना है। यूएस टैक्स पेयर आईडी नंबर जब ये नहीं है तो होपफुली ये भी काफी लोगों के पास नहीं होगा, हमारे पास भी नहीं है। ये जो है ना हमसे हाइफन्स नहीं ले रहा, सिर्फ नंबर मांग रहा है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो कौन सी वीज़ा अप्लाई करनी है। जो मोस्ट कॉमन वीज़ा अप्लाई होती है विजिट वीज़ा के लिए वो है टाइप बी। बाकी किसी और के ऊपर कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने जो है वो स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं तो उनको पता होगा कि कौन सी अप्लाई करनी है। अगर आपको कहीं पे काम ऑफर हुआ है यूएस में तो उसके लिए कौन सी अप्लाई होनी है। और अगर आप जो है वो किसी यूएस नेशनल के साथ मतलब अपनी मंगनी हुई है या शादी हुई है तो उसके लिए फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हमारे लिए क्लास बी होगा, उसमें जो है वो फिर टूरिज्म और बिजनेस कौन सा है ये आएगा। टूरिज्म और बिजनेस में से, सॉरी मैं गलत बोल गया, टूरिज्म और बिजनेस में से हमने जो है वो ये सिलेक्ट करना है, ना B1 ना B2 ये दोनों अप्लाई करने हैं। और आप एक बात ध्यान में रखें कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं। उनको सिर्फ ये दिखाना है कि आप यहाँ घूमने आ रहे हैं, आपका कोई और इरादा नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही ट्रैवल प्लान्स बने हुए हैं तो आप यस करेंगे, मोस्टली नो कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है हमें अपॉइंटमेंट कब मिलेगी, हमें ये नहीं पता। अगर आप इसको यस करते हैं तो आप फंस जाएंगे। वो बताएंगे आपको पता कैसे चला कि हमारी अपॉइंटमेंट कब मिलनी है, आपको पता कैसे चला कि आप जो है वो वीज़ा ले लेंगे, एंड काइंड ऑफ दैट। तो आपने मोस्टली नो ही करना है क्योंकि हमें पता ही नहीं भाई अपॉइंटमेंट की डेट कौन सी चल रही है आजकल, क्योंकि जब तक ये फॉर्म भरेंगे नहीं तो आगे जाएंगे नहीं। उसके बाद ये पूछेंगे कि भाई कौन भर रहा है पैसे, अब्बा भर रहा है, अम्मा भर रही है, फियांसे भर रहा है, स्पाउस भर रहा है, कौन भर रहा है, या कोई कंपनी है जो भर रही है। अगर आप जो है वो खुद कमाते हैं और आपके पास जो है वो है, अगर आप जो है वो खुद कमाते हैं और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जैसे कि जॉब के डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके पास जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, तो आपने सेल्फ कर देना है। अगर आप डिपेंडेंट हैं अपने अब्बे पे या फिर जो है अपने मियाँ पे या फिर वाइफ पे, काफ़ी हस्बैंड जो है वो घर से ही काम कर रहे होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते कि भाई वो हैं, तो किसी भी तरीके से या आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। हमारी सूरत में ये सेल्फ है, लेकिन आपके में अगर अदर हो तो अदर करने के बाद आपने आगे जाके डिटेल देनी है उनको। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम ज्यादा लगा दिया, अब हमें दोबारा शुरू करना। दोबारा शुरू करने के लिए वही प्रोसीजर, हमें अपना जो है वो कंट्री और सिलेक्ट करना है, एम्बेसी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये में भी अच्छा हुआ हो गया, वरना जो है ना काफी लोगों को ये नहीं पता कि कैसे करना है। उसके बाद स्टार्ट की जगह आपने रिट्राइव करना है। हमने यहाँ पे ये लिख के रखा था कि हमारा जो है वो कौन सा है एप्लीकेशन नंबर, हमने ये एप्लीकेशन नंबर रिट्राइव करना है। उसके बाद ये हमसे सवाल पूछेगा, हमने उसका जवाब दुबई दिया था। ये सरनेम का ये तो याद होगा ना भाई, जो आपके 5 लेटर होंगे, ईयर ऑफ बर्थ हमने कौन सा ये लिखा था और ये लिखा था, तो ये हो जाएगा आपका रिट्राइव। अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत लिखी होगी तो आपकी एप्लीकेशन किसी काम की नहीं। ठीक है, तो आपने हर चीज़ बराबर लिखनी है। तो ये शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, आपने सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है एक ओवरव्यू करते हुए। ये हमने अभी अभी ही फिल कर रहे थे हमारा काम। हमने यहाँ क्योंकि पिछले पेज तक वो सेव हुआ था, आगे सेव नहीं हुआ था, इसलिए जो है वो इस तरह से हम इसको नो कर लेंगे। सॉरी, आपसे बातों के चक्कर में जो है वो रह जाता है। जब आप इसको नो करेंगे तो ये पूछेगा इंटेंडेड ऑफ डेट, कब तक आना चाहेंगे। भाई बच्चों की छुट्टियां होती हैं समर्स में, तो हम जो है ना वो कोशिश करेंगे समर में जाएं। भाई कितने टाइम रहोगे, ना महीना रहेंगे ना साल रहेंगे, हम 3 हफ्ते रहेंगे।
भाई देखें, वीज़ा मिलने के बाद जो है ना वो 5 साल आपको वीज़ा मिल जाती है। उसके बाद आप भले जो है ना, पाकिस्तानी को 5 साल, इंडियन को 10 साल विजिट वीज़ा मिलती है। फर्स्ट एंट्री या कितनी बार भी आप एंट्री लें, एक एंट्री पे आपको 6 महीने रहने को मिल जाते हैं। यहाँ आप कुछ भी लिखें, आप 6 महीने रह सकते हैं वीज़ा मिलने के बाद। तो 3 हफ्ते जो है ना वो आइडियल रहता है। अब आपसे पूछेगा आप कहाँ रहेंगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त रहता है वहाँ पे, तो आप उसका एड्रेस लिख लेंगे, जिप कोड वगैरह सब पूछ लीजिएगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है तो आप जहन बना लें कि भाई आप कहाँ कहाँ जाएंगे। आप लॉस एंजलिस जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, या फिर आपने जो है ना वो किसी और जगह पे न्यूयॉर्क वगैरह में घूमना है, जहाँ भी घूमना है वहाँ की किसी अच्छी होटल का जो है ना वो booking.com से आप देख लें, उसका एड्रेस उठाएं और लिख लें। वो भी कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। ये आप आ जाएंगे booking.com पे, फॉर एग्जांपल हम जाएंगे, चलो जी हम जाएंगे लास वेगास तक रहना है। मैंने तो डेट सेलेक्ट की थी 15, हम 5 दिन वहाँ रहेंगे फॉर एग्जांपल। चलो जी, तो क्योंकि हमें तो एड्रेस ही चाहिए सिर्फ। एक अच्छी सी होटल पकड़ें, ठीक है, कोई भी, और उसका एड्रेस जो है उसमें लगा दें। ये आ गया आपका एड्रेस, 3475 लास वेगास। लास वेगास, ये नहीं उठा रहा। स्टेट जो है वो नेवाडा है। कैसे पता चल, यहाँ लिखा हुआ है एनवी का मतलब है नेवाडा, और ये इनका जिप कोड है। नहीं तो आप ये थोड़ी बहुत चीज़ें गूगल भी कर सकते हैं, इतने सियाने तो हैं। ये भाई है, ठीक है। कौन पे कर रहा है? खुद ही पे कर रहे हैं भाई। मैं ये मैंने पहले डिफाइन कर लिया था आपको किस तरह होगा। ये आ गया। कोई और आपके साथ ट्रेवल कर रहा है। मोस्टली लोग अकेले तो ट्रेवल करते नहीं है, आजकल ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन यूएस कोई अकेला आता नहीं है। लेकिन आप अकेले आ रहे हैं तो आपने नो लिख देना है। मैं जैसे आया था, मेरे साथ अम्मी आई थी, तो मैंने यस करके फिर उनकी डिटेल भेजी थी। आर यू अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन? नो। फिर आपसे ये डिटेल पूछेंगे कि मैंने यहाँ पे अपनी अम्मी का जो है ना वो सरनेम, और यहाँ पे अगर आपके साथ कोई नहीं आ रहा तो आपने नो कर देना है, कोई आ रहा है तो यस लाजिम करना है। उसके बाद ये पूछेगा आप किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट तो नहीं है, आपने नो ही करना है, क्योंकि आप किसी ट्रैवल एजेंट या किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे अनटिल अनलेस आप कोई कंपनी है और आपने जो है ना अपने एम्प्लॉइज के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आएगा सरनेम, और वो सब जो बंदा आपके साथ आ रहा है, जितने भी आ रहे हैं आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे। मामी आ रही है, पप्पो आ रही है, चाचा आ रही है, दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई भी आ रहा हो यहाँ पे लिखना है। और सबका फॉर्म अलग से फिल होगा, चाहे कोई भी हो वो, चाहे वो आपकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। आपने यहाँ पर रिलेशनशिप भी बता देना है, फ्रेंड है, बिजनेस एसोसिएट है, अदर रिलेटिव है, चाइल्ड है, पेरेंट है, या कोई और रिलेशनशिप है जो यहाँ मेंशन नहीं है। हमारे साथ कोई नहीं आ रहा, हम कहेंगे हम अकेले ही आ रहे हैं। अगर आपके साथ आ रहा है तो आपने डिटेल देनी है। फिर ये आ जाएगा प्रीवियस यूएस ट्रेवल हिस्ट्री, कि आप पहले कभी यहाँ आए तो नहीं है, कभी आपने ज़िंदगी में यूएस जो है वो कदम तो नहीं रखा। नहीं भाई, हमने नहीं रखा। मैंने रखा है, मैं यहीं हूँ अभी। लेकिन अगर आप नहीं आए तो आपने उस तरह से जवाब देना है जो भी आपका हो। कभी आपको यूएस की वीज़ा मिली है, मिली हो तो ठीक है, भले इस्तेमाल की हो या ना की हो। मिली होगी तो फिर उसकी डिटेल आगे ले लेगा, नहीं मिली तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हैव यू एवर बिन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीज़ा? कभी भी आपने अप्लाई की हो, कभी भी अब अप्लाई करने के बाद वीज़ा मिली हो और यहाँ आके भी रिजेक्ट हुए हो कि भाई वापस चले जाओ, या आप वीज़ा जो है ना वो दी ना हो किसी भी तरीके से, तो वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है जो भी आपकी होगी। इससे मैं कह रहा हूँ DS-160 फॉर्म जो है वो पर्सनल होता है, और पर्सनल आप ही फिल कर सकते हैं ठीक से। उसके बाद आपसे पूछेगा हैव एवर बीन फिल्ड इन इमिग्रेशन? आपने कभी भी इमिग्रेशन पिटीशन दाखिल की है, कभी यहाँ रहने की कोशिश की है, कभी रेफ्यूजी या कुछ बनने की कोशिश की है, आपने किसी और के ब्याह पे या किसी और ने आपके ब्याह पे कुछ किया हो? सीधा नो। जाएंगे हम अगले फॉर्म पे। ईजी है। अब अगर आप ट्रेवल एजेंट से ये फॉर्म फिल कराते हैं तो वो 8 से 10 हज़ार आपसे ले लेते हैं बिला किसी वजह के, जबकि इसमें वही सारी चीज़ें तो आपने खुद फिल करनी है। उसके बाद ये आपका होम एड्रेस, जो मोस्टली आपके जो है वो उस पर लिखा होगा
आपकी आइडेंटिटी पे या फिर इंडियन पासपोर्ट पे तो पीछे लिखा होता है, क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन होती है। हमारे यहाँ CNIC पे लिखा होता है। जो भी आपका होम एड्रेस हो वो लिख लें। अगर आपकी CNIC पे अपडेटेड नहीं है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे अपडेट होगा, तो आपने वो एड्रेस लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी हो भाई, हाउस नंबर, ऐसे गली नंबर जो भी हो, स्ट्रीट नंबर जो है वो जो भी आपका हो, शहर जो है हमारा ये है, प्रोविंस ये है। मुझे अपने शहर का पोस्टल कोड पता है, आप अपना गूगल कर सकते हैं। नहीं पता, कराची में काफ़ी ज़्यादा हैं, हर टाउन हर उस इलाके के हिसाब से जिप कोड अलग आते हैं, तो आप ये चेक करके डालेंगे। नहीं होता अप्लाई तो डज नॉट अप्लाई करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, नीचे आ जाएंगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपका यही मेलिंग एड्रेस है, जो घर का एड्रेस है वहीं आपने मेल लेनी है या दूसरा है। अगर दूसरा है तो आप जो है नो करके दूसरा एड्रेस नीचे लिखेंगे कि भाई मेरा घर का एड्रेस ये है, लेकिन मुझे खत और खतूत जितने भी लेटर आपकी तरफ से आए वो अलग एड्रेस पे चाहिए, सेम है, तो आपने यस कर देना है। इजी यही रहेगा कि यस कर रहे हैं और एड्रेस उसको करेक्ट लिखें। यहाँ पे आपसे नंबर पूछा जाएगा, आपने नंबर जो है ना वो कोड के साथ लिखना है, इस तरह 00 करके। उनको पता है लेकिन फिर भी आपने कोड के साथ लिखना है। हम अपना लिख लेंगे। उसके बाद कोई सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी हो तो वो भी मेंशन कर दें। अपना नहीं है तो भाई का या फिर वालिद साहब का या फिर जो है वो स्पाउस का लिख लें। नहीं है तो डज नॉट अप्लाई कर दें। वर्क नंबर हो, लैंडलाइन नंबर जो होता है आपकी ऑफिस का या बिजनेस का, वो लिख लें। नहीं अवेलेबल, नहीं देना चाहते, डज नॉट अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटर यही है कि आप ये सब दें। वो कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन उनसे उन्होंने शेयर करनी हो या आपसे पूछनी हो तफसीलात, कभी कभार होता है पूछने के लिए, तो वो कर देते हैं। वो आपसे पूछेंगे आपने कोई और नंबर इस्तेमाल किया है पिछले 5 साल में, अगर आपने किया हो तो यस कर देना है, वरना आपने करना है नो। अब आती है बारी हमारी ईमेल एड्रेस की। हम अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिख देते हैं, फर्जी है कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा। खैर, इसके अलावा आपने कोई ईमेल एड्रेस इस्तेमाल की है, जितनी भी की हो सारी की सारी मेंशन करनी है, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है, वो आप पे नज़र रखे हुए होते हैं किसी न किसी तरीके से। इसलिए कहते हैं यूएस वीज़ा लेने के बाद जो है ना काफ़ी मुल्क आपके लिए दरवाजे खोल देते हैं। तो जितनी भी इस्तेमाल की हों, यस करने के बाद यहाँ आप ऐड करते जाएंगे। मैंने नहीं की, मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे वो आपने मेंशन करने हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, गूगल प्लस हो गया, लिंक्डइन हो गया, सारे मेंशन करने हैं, कोई नहीं छुपाना, 2 नंबरी कहीं नहीं करनी। भाई मेरा ट्विटर का हैंडलर जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने अपना जो है वो यूट्यूब बताएंगे, जो भी बोल लेते जाए यूट्यूब, जी बिल्कुल है भाई। जो भी आपके हैंडलर्स होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। हैंडलर्स जो है ना आपको वो वहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको पता लग जाता है। फेसबुक, आपने अपने प्रोफाइल की लिंक डाल दें यहाँ पे, वो भी चल जाएगी। नहीं तो आपका जो है ना वो आ जाता है। मैं जैसे कि आपको बता देता हूँ, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है उसका हैंडल बना हुआ होता है, लेकिन आपने जो है ना जैसे ही, मुझे पता है अपना, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख, ये यहाँ आ गया, तो ये मैंने जो है वहाँ पे यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका जो भी होगा यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है वो फेसबुक जो वाला जो है उसकी लिंक मुझे आप इतनी याद नहीं रहती यार, तो उसकी लिंक जो है ना, ये रही लिंक, ये हमने कॉपी करनी है, मैंने यहाँ डाल देनी है। आप अपने प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल की डाल सकते हैं इस तरह से। डू यू विश टू प्रोवाइड, जब आप, मेरा ये लॉगिन नहीं है, लॉगिन करेंगे तो आपका जो है वो लिंक आ जाती है प्रोफाइल की, कोई बड़ी बात नहीं है। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंस, आप किसी और जगह पे हैं, आप टिकटॉक पे हैं, आपने कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं नहीं करता, लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आपने येस करके नीचे बताते हैं, ठीक है। बताने के बाद आपने फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, ये पिछला वाला सेव मोस्टली हो जाता है, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉरी, मैंने वो शायद क्लिक नहीं हुआ था।
ये आधा फॉर्म हम भर चुके हैं, आप देखेंगे ये मोस्ट ऑफ द फॉर्म भर चुके हैं, बस अभी थोड़ा सा ही बाकी है। आप लोगों का बड़ा जल्दी हो गया, लेकिन जल्दी नहीं है, ये जो है ना वो उतना टाइम लेता है। भाई हम रेगुलर बंदे हैं, हमारे पास रेगुलर पासपोर्ट है। आपसे पूछेंगे पासपोर्ट का नंबर क्या है, क्या है भाई, ये पासपोर्ट बुक नंबर। मेरे ख्याल से इंडियन पासपोर्ट में पासपोर्ट बुक नंबर नहीं होता, लेकिन मैंने जितना मुझे देखा है कि अपना पाकिस्तानी में नीचे बुक नंबर लिखा होता है, फिलीपींस वाले में है, बांग्लादेश में भी शायद है। तो जिसका भी बुक नंबर नीचे लिखा होगा पासपोर्ट आप जब खोलेंगे तो बुक नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर वो अप्लाई नहीं होता तो आपने डज नॉट अप्लाई कर देना है, ठीक है। हमारा जो है फॉर एग्जांपल ये मैं फर्जी भर रहा हूँ, तो आपका जो हो वो आपने डॉक्यूमेंट में देख के भरना है। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, आपको पाकिस्तान से इशू हुआ है कौन। अब जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो एमिरेट्स में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, या फिर सऊदी में रहते हैं। मैं बार बार एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहीं पे ही एम्बेसी से बनवा लेते हैं। अगर आपने वहीं से ही बनवाया हुआ है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट, तो आपने वहाँ का ही लेना है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल समझो अबू धाबी से बनवाया हुआ है, भाई कोई शो हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टेट और उस पे प्रोविंस पे शो, अगर हो रहा हो तो वही लिख देना है। इंडियन पासपोर्ट पे लिखा होता है कि उन्होंने कहाँ से इशू किया हुआ है। उसके बाद आपने लिख देना है कि आपका पासपोर्ट कब से कब तक वैलिड है। भाई हमारा जो है वो 2019 से लेके 2029 तक वैलिड है। आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन लिख देनी है, वो पासपोर्ट में देख के आप लिख सकते हैं। कभी आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है, कभी आपने एफआईआर कटवाई हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, अगर चोरी हुआ है तो आपने यस लिखना है, नीचे पासपोर्ट नंबर लिखना है, और आपके पास एफआईआर की कॉपी भी होनी चाहिए जो जब गुम हुआ। अगर नहीं है तो निकलवा लीजिएगा वो, या दोबारा बनवा लीजिएगा, मतलब एफआईआर की कॉपी जो है वो बनवा लीजिएगा। अगर कभी भी चोरी नहीं हुआ पासपोर्ट वगैरह तो आपने सीधा नो कर देना है, क्योंकि आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उनके पास मिल जाती है, उनके पास आ जाती है, उसमें लिखा भी होता है। कभी कभार पाकिस्तानी पासपोर्ट भी तो पीछे लिखा होता है प्रीवियस पासपोर्ट नंबर के नीचे, अगर आपका गुम हुआ हो तो उसके ब्रैकेट में वो लॉस्ट या स्टोलन लिख देते हैं। अभी आपसे पूछेंगे भाई किसी बंदे को आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स में, ये ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना बहुत मुश्किल होता है। ऑर्गेनाइजेशन को तो आप 10 नॉट ही कर दें। ये आपसे पूछेगा आपका कोई दोस्त यार है, आपका जो है ना वो कोई रिश्तेदार हो, आपने मेंशन ज़रूर करना है उनका लीगल नेम पूछ के, फेसबुक वाले नाम नहीं, लीगल नेम पूछ के, सरनेम क्या है और प्लस में जो है ना वो गिवन नेम क्या है। अब हमारे जानने वाले जो होंगे हम उनका लिख लेंगे, आपके जानने वाला जो हो आप उनका लिख लें। अगर कोई भी जानने वाला नहीं है बहुत मुश्किल, आप डज नॉट अप्लाई कर, डू नॉट नो एनी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। अगर है ही नहीं बिल्कुल भी, घबराने वाली बात नहीं, आप नॉट नोट कर सकते हैं, लेकिन खाम खा इग्नोर ना करें कि फलां उसको मैं जानता हूँ या फलां बंदे को मैं जानता हूँ, मैं क्यों उसको बताऊँ कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। इस तरह नहीं करना, आपने उनसे पूछ के वो डिटेल ज़रूर डालनी है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो इनको वैसे ही पता लग जाना है। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, बिजनेस एसोसिएट है, फ्रेंड है, स्पाउस है, पेरेंट्स हैं या फिर कोई और। आप मोस्टली फ्रेंड या फिर अदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं ठीक है, ये हमारे एक दोस्त हैं, उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका जो फ़ोन नंबर यहाँ पे है यूएस में, उसकी ईमेल एड्रेस, उसका जिप कोड और पूरा एड्रेस। अगर आप किसी को नहीं जानते होंगे तो आपने यहाँ पे डू नॉट नो करना है, ठीक है। ये डज नॉट अप्लाई आ जाएगा पूरा, यहाँ से आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को जानते होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे आप ये देखेंगे, आपसे ये पूछेगा कि या तो आप किसी कॉन्टैक्ट पर्सन को जानते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो। जब आप इस पासपोर्ट वाले से नेक्स्ट वाले पे आते हैं, डिटेल्स हो गई हमारी, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो या फिर आप किसी बंदे को जानते हो। अगर आपका जानने वाला कोई नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल है ये फॉर्म फिल करना, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ ज़रूर चाहिए। अगर आप इस पे डू नॉट अप्लाई करेंगे तो ये भरना होगा, अगर आप इस पे डू नॉट अप्लाई करेंगे तो ये एक चीज़ लाजिम चाहिए। खैर, बंदा कोई ना कोई किसी के जानने वाला निकल ही आता है, तो उसकी डिटेल्स भरी जा सकती हैं, और मैं ऐसे ये भर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप उसका रिलेशनशिप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे वो एड्रेस मांगने लगता है
आपके पास उनका करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। मेरे पास है तो मैं भर लेता हूँ। एड्रेस पे मत दीजिएगा, फर्जी है पूरा, लेकिन आप अपने दोस्त से पूछ के पूरा इसमें फिल कीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आगे नहीं जाता। अगर ये सारी डिटेल भरने के बाद ये रह गई अपनी जो भी डिटेल होंगी वो सारी, उसकी ये डिटेल भरने के बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, मैं ये फॉर्म भर चुका हूँ, तो मैं दोबारा ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ये सिर्फ मैं आपके लिए भर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, क्योंकि हर किसी की इन्फॉर्मेशन अपनी आती है, अपनी पर्सनल है, तो ये सारी चीज़ें आपने भरनी होती है। चलें जी, अब फादर्स फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपके वालिद साहब की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वालिद साहब और वालदा मोहतरम, तो उनका जो लीगल नेम होगा वो आपने इसमें लाजिम डालना है। जो भी उनका नाम हो वो आपने इसमें डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो आप डू नॉट नो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो डिटेल हो आपके पास। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि जो है आपके वालिद साहब यूएस में तो नहीं है या कभी यूएस में आए तो नहीं है, तो इसके बाद आपसे ये बताएंगे कि भाई मदर्स फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ का एड्रेस देना पड़ता है, तो अगर आपके वालिद साहब यूएस में नहीं है तो आपने नो कर देना है। वालदा मोहतरमा का आपने लिख देना है, ठीक है, जो भी उनका लीगल नेम हो। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो आपने वो लिख देनी है, ठीक है। भाई वो यूएस में नहीं है। इसके बाद आपने लिखना है डू यू हैव एनी, कोई भी आपका रिलेटिव जो है वो यहाँ पे हो, यूएस में हो, सॉरी, आपका जो है वो क्या कहते हैं, रिलेटिव्स का मतलब आपके फियोंसे हो, आपका स्पाउस हो, आपका जो है ना वो कोई बच्चा हो जो यहाँ पे हो या सिबलिंग हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके अलावा कोई और वो काउंट नहीं करते, ठीक है ना। कज़न वज़न, चचा, ताया, अबू, मामू, वो काउंट नहीं करते, सिर्फ ये हैं तो आपने डिटेल देनी है, नहीं तो आपने नो करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद कोई और रिलेशनशिप अगर आप यस लिखते हैं तो फिर उनकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। हमारा कोई नहीं है, हम नो लिख के आगे जाएंगे भाई, क्योंकि मैंने पहले सेलेक्ट किया था कि मैं मैरिड हूँ, इसलिए वो मुझसे स्पाउस डिटेल पूछ रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे तो ये आपके पास डिटेल नहीं आ रही होगी, आप इससे नेक्स्ट वाले स्टेप पे चले जाएंगे। अगर आप जो हैं वो शादीशुदा हैं तो आपको जो है वो स्पाउस डिटेल पूरी देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग उनका शादी से पहले क्या नाम था। अगर आप कर दें तो आपकी बीवी का नाम शादी से पहले क्या था, प्लस में अभी का नाम, पूरे चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अगर जो है वो आप खातून है तो आपको जो है अपने हस्बैंड की डिटेल देनी पड़ेगी, एंड इन केस उन्होंने नाम चेंज किया हो तो उनको वो नाम भी डालना पड़ेगा। फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए डाल रहा हूँ ताकि आपको जो है वो नेशनलिटी, अगर पाकिस्तान है तो ठीक, फिर कोई भी हो, कोई भी नेशनलिटी जो आपने वो डालनी है इसमें। स्पाउस का वो पासपोर्ट खोलेंगे उनका या फिर उनकी आईडी कार्ड देखेंगे तो लिखा होगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो लाजिम है फिल करना।
जब कोई एड्रेस आता है, ये तो हो नहीं सकता कि आप अलग हो और वो अलग हो। हाँ, अगर आपके स्पॉक्स यूएस में रहते हैं तो आपने उनको जो है ना यूएस एड्रेस वगैरह आदर स्पेसिफाई करके डालना है। अगर सेम एड्रेस है उनका तो सेम एज अब करके आगे चले जाना है। जी, यहाँ आ जाती है मेन चीज़ कि आपका जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। आप जो भी यहाँ करते हो तकरीबन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो करते हो वो यहाँ पे नहीं है, आप एक यूट्यूबर हो, वो यहाँ पे नहीं मेंशन, आप जो हो कोई कोई और काम करते हो जैसे कि सेल्समैन हो या और आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, तो आपने सिंपली अदर में चले जाना है। अदर में जाके स्पेसिफाई करना है कि आप क्या करते हो। उसके बाद एम्प्लॉयर आपका कौन है, उनकी एड्रेस वगैरह क्या है। ज़ाहिर सी बात यूट्यूबर जो है वो कोई वो नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, ठीक है, वो तो मोस्टली लोग करते हैं, लेकिन आपको ये जो है ना डिटेल्स भी देनी पड़ती हैं। नॉट एम्प्लॉयड करके मैं आगे चला जाता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ, नॉट एम्प्लॉयड जो है वो डिपेंडेंट ही होता है, या तो वालिद साहब पे या किसी और पे या भाई पे, तो आपने लिख देना है डिपेंडेंट ऑन सो एंड सो। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने कुछ और लिख देना है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनकी जो है वो वही एचआर की या फिर जो है उनकी जो भी कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन की हो उनकी ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें आपने इस पे डालनी होती हैं, ठीक है। वो करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे चले जाना है। यहाँ पे आ जाएगा कि भाई आपकी जो है वो पहले एम्प्लॉयमेंट कहाँ थी, इससे पहले कहीं पे काम करते थे कि नहीं करते थे। जी भाई, इससे पहले हम कहीं पे काम करते थे, तो आप यस लिखेंगे। फिर वो आपसे वही चीज़ें पूछेगा कि आपका जो है ना वो कंपनी का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका टेलीफोन नंबर, कौन से कंट्री में था, जॉब टाइटल आपका क्या था, सुपरवाइजर आपका कौन था, उनका सरनेम और नेम, लीगल नेम। उसके बाद कब से कब तक आपने नौकरी की है और आप करते क्या रहे हैं, वो सारी डिटेल आपने देनी है, जैसे हम एक सीवी में लिखते हैं। ये सारा फिल करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने कभी वो एजुकेशन कोई हासिल की है। जी यस आप करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, इंस्टीट्यूट, उनका एड्रेस, शिक्षक का नाम, स्टेट, जिप कोड है तो ठीक है, वरना डू नॉट अप्लाई कर सकते हैं आप। कंट्री कौन सा है, क्या आपने पढ़ा है, कब से कब तक अटेंड किया है, ये सारा भरने के बाद हम फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। तो जी वो डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट पे आते हैं आप, ठीक है, फिर आपसे वो एडिशनली पूछता है कि भाई आप किसी जो है वो क्लेन या ट्राइब से तो नहीं ताल्लुक़ रखते, जैसे पठान भाई हमारे रखते हैं या अफगानिस्तान से काफ़ी लोग जो हैं वो ट्राइबल एरिया से रखते हैं, आपने वो डिटेल डालनी होती हैं, ठीक है। नहीं है तो आपने नो कर देना है मोस्टली। उसके बाद लैंग्वेजेस कौन कौन सी आप बोलते हैं, भाई हमें इंग्लिश अच्छे तरीके से आती है, और उसके बाद सिंधी आती है, सिंधी हूँ। उसके बाद आती है उर्दू, गलती से थोड़ी बहुत मैंने हिंदी पढ़ ली थी, वो भी आती है। अरबिक में पढ़ लेता हूँ, समझना जो है वो समझ कम आती है लेकिन पढ़ लेते हैं। आप पिछले 5 साल में कहीं पे भी जो है वो ट्रैवल करके गए हैं तो आपकी अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी उसके बारे में आपने डिटेल लिखना है कि कौन कौन से आप कंट्री में गए हुए हैं। जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ, मैं ओमान गया हुआ हूँ, मैं जो है वो इंडिया गया हुआ हूँ, जहाँ भी आप गए हुए हैं पिछले 5 साल की, ज़्यादा नहीं। हम लिख देते हैं ये जॉर्जिया गए हुए हैं भाई। उसके बाद जो भी आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई जो है कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में, एनपीओ में आपने कभी काम किया है या उसके साथ आप किसी भी तरह से बिलोंग करते हैं। मैं नहीं करता तो मैं नो ही करूँगा, अगर आप करते हैं तो यस करके फिर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, एड्रेस, नंबर और सारी चीज़ें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई कभी भी आपने जो है वो फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव या न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल जगह पे काम किया है, किसी भी न्यूक्लियर जगह पे जहाँ पे बम वगैरह बनते हों, जहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री केमिकल्स वगैरह बनते हों, एसिड्स वगैरह बनते हों, किसी भी तरह से एक्सप्लोसिव वगैरह बनते हों, फायर वर्क्स वगैरह बनते हों या फायर आर्म्स वगैरह हों, या जहाँ पे गन्स वगैरह बनती हैं, कहीं भी ऐसी जगह पे आपने ट्रेनिंग ली है या फिर आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। दोबारा बता देता हूँ, वो सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं तो उनको तकरीबन चीज़ें पता होती हैं, तो आपने झूठ नहीं बोलना।
कभी भी आपने किसी भी मिलिट्री में काम किया हो, उसके बाद आपने जो है वो किसी भी तरीके से पार्लियामेंट या फिर जो है ना वो किसी रेबल एरिया में आप जो है ना वो ताल्लुक रखा हो। लगता है हमारा टाइम अब हो गया, ये दोबारा मुझे रिटाइप करनी पड़ेगी। आपको रिटाइप करने के बाद मिलता हूँ। जी रिटाइप कर लिया। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट उसी जगह पे जो है वो चला जाता हूँ जहाँ था। जी भाई इसको कर लेना है, इसको कर लेना है। आपने ये फॉर्म तो समझ ही लिया था, मैंने पहले भरा था। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी में आपके लिए फिल कर रहा हूँ ताकि हम उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए हैं वो सारा लिखना है भाई। पहले मैं नीचे वालों को नो कर देता हूँ, ना मिलिट्री में काम किया था ना मेरा जो है इसमें कोई काम। वो फर्जी है लेकिन मैंने जो पहले फिल किया था मैं वही फिल करके आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि ईजी रहे। चलें जी, हम इसी तरह जो जहाँ जहाँ गए हैं पिछले 5 साल में हमने वो सारा फिल किया। हैव यू एवर ट्राइड, चलो ये एक और भी था मैंने जो लास्ट वाले में शायद फिल किया था। ये आपसे पूछेगा कि आप जो है ना वो किसी रेबेल ग्रुप में किसी भी जो है ना वो मुखालिफ ग्रुप में या फिर जो है ना किसी भी आप जो है ना सरकीम में जैसे कि अपनी सीरिया वगैरह में इस टाइम है उस तरह से किसी भी पार्लियामेंट में किसी भी तरीके से आप इन ऑर्गेनाइजेशन में रह चुके हैं तो आपने यस लिखना है, वरना आपने नो लिखना है और आगे चले जाना है। रेबल ग्रुप कहते हैं कि बागी होते हैं, मतलब जो अपनी हुकूमत के खिलाफ होते हैं, उन ग्रुप्स में कभी आप रहे हैं तो आपने यस लिख के डिटेल देनी होती है क्योंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेक कर रहे होते हैं। ये आपसे पूछेगा आपके पास कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो, कोई भी आपके पास ऐसी बीमारी जो दूसरे को लग सकती है, कोई भी चेपू बीमारी, जैसे कि हमारे पास पहले इस दुनिया में कोविड आई थी लेकिन हम जो है हम अभी उसे रिकवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी बीमारी आपके पास हो जो किसी और को जा सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स में। अगर इनमें से कोई भी बीमारी अल्लाह न करे आपके पास है जैसे कि टीबी है या दूसरी कोई, तो आपने उसको यस करके डिटेल देनी है, वरना लिख देनी है कि आप हेल्दी होंगे, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी। मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर, आप पोस्चर चेंज करते हो या आपकी जो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह हो या मेंटली या फिजिकली डिसऑर्डर कोई हो, उसकी डिटेल देनी है आपने। उसके बाद ड्रग अब्यूज़र, कभी आपने जो है ड्रग ली हो या उसके एडिक्टेड रहे हो आप कभी भी या अभी भी हों, तो उसकी डिटेल्स, और उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं। ये फिर आपका सिक्योरिटी बैकग्राउंड आ जाता है, कभी भी आप अरेस्ट हुए हैं ऑफेंस में या किसी भी तरीके से तो हों तो उसकी डिटेल देनी है, वरना नहीं। उसके बाद कोई भी लड़ाई झगड़े में आपने जो है मारपीट में किसी भी जगह पे आपने लॉ तोड़ा हो इस तरह से, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो आप इस तरह का कोई काम तो नहीं करने वाले, रेस्टिट्यूशन अनलॉफुल कमर्शलाइज या किसी भी तरीके का, आप ये पढ़ के समझ सकते हैं, या पिछले 10 सालों में आपने कुछ इस तरह किया तो नहीं है। इनको गौर से पढ़ने के बाद ही करना है। अगर आप इसी में किसी में यस करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जवाब सच ही देना है, झूठ नहीं बोलना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में आप इन्वॉल्व तो नहीं रहे कभी, आपने जो है वो किसी तरह की कोई और चीज़ों में किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में यूनियन स्टेट से बाहर या उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कि आपका बेटा बेटी बीवी वो कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में या किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे कमिटेड तो नहीं हुई, कोई भी इस तरह का क्राइम तो नहीं किया हुआ। ये सारी बैकग्राउंड चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाते हैं। मोस्ट लोगों का नो ही होता है। उसके बाद फिर आपके पास जो है ना वो सारी चीज़ें वो पूछेगा कि आपने जो है ना वो कुछ गलत चीज़ें एक्सपोर्ट वगैरह तो नहीं, कहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, आप आपके थ्रू कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह में तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का जवाब मेरे लिए तो नो ही है, लेकिन आप देख सकते हैं आपने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड नहीं है किसी टेररिस्ट ग्रुप को, इस तरह से वो आपसे पूछेंगे। आप नहीं तो फिर आपके बीवी बच्चे या कोई भी 5 साल में किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अटैच रहे हों, ये सारी चीज़ों का आपने जवाब देना है ठीक से पढ़ के। मेरे लिए सारी नो है, मैं पढ़ चुका हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं
ठीक है, तो आपने ध्यान से इनका जवाब देना है। कभी आपने जो है वो किसी भी इंसान का ऑर्गन या टिश्यू जो है वो बेचा या तो नहीं है, या ट्रांसप्लांट तो नहीं किया गलत तरीके से पैसों के हवाले से, इस तरह की सारी चीज़ें। रिलीजियस फ्रीडम वगैरह में तो आप इन्वॉल्व नहीं रहे। ये सारी चीज़ों का जवाब देने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाते हैं। बस लास्ट 2 पार्ट्स हैं और उसके बाद तकरीबन ये पूरा होने वाला है। ये आपसे पूछेंगे कि आप कभी भी जो है वो वीज़ा एंट्री आपने ली हो और आपको रिफ्यूज़ किया गया हो, या फिर आपके जो है ना वो फ्रॉड या अनविलिंगनेस, या आपने डॉक्यूमेंट गलत प्रेजेंट किए हों यूएस वीज़ा लेने के लिए, कभी भी उनके पास प्रोफाइल आपका पहले से ही होता है। गलत प्रोफाइल आपने दिया होगा तो सही प्रोफाइल भी उनके पास पहुंच चुका होता है, तो आपने इसका जवाब सही तरीके से ही देना है और उसके एक्सप्लेनेशन भी देनी है। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया तो हम नो ही करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा आप किसी भी कंट्री से कभी डिपोर्ट तो नहीं हुए। मैं कभी नहीं हुआ, शुक्र है मालिक का। अगर आप हुए हैं तो यस लिखेंगे और उसकी डिटेल को देंगे कि क्यों हुए थे, क्योंकि वो बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं सिक्योरिटी का, तो उनको पता लग भी जाता है कि आप हुए थे या नहीं हुए थे। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपने कभी भी किसी यूएस सिटीजन चाइल्ड का कोई भी आपने कस्टडी तो नहीं ली हुई, या आपके पास अभी है तो नहीं, चाहे वो लीगली हो या किसी भी तरीके से कोर्ट के थ्रू, तो उसकी डिटेल आपने देनी है। लोग अडॉप्ट करते हैं बच्चे, तो कोई यूएस सिटीजन आपने तो अडॉप्ट नहीं किया वो बच्चा, वो इसकी वो पूछते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे हैव यू वोटेड इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ। आपने कभी भी जो है वो इस तरह की चीज़ें की वो तो आपने जवाब देना है उसका। हैव यू एवर रिनाउंस्ड, आपने जो है वो टैक्स बचाने के लिए अपनी यूएस की नेशनलिटी गिव अप तो नहीं की। क्या पागल है, यूएस नेशनलिटी लेने के बाद कौन गिव अप करता है। बहरहाल अभी आ जाता है आपका जो है वो लास्ट फॉर्म पे। ये अब आपको तस्वीर जो है वो इसमें अपलोड करनी है। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। हाई ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहना तो ग्लासेस नहीं चलेंगी, बगैर ग्लासेस के जो है ना वो फोटोज चाहिए। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ तफसील, आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। उसकी जो है वो स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप उस पर अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इमेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी आ जाती है। आप वैसे फोटो स्टूडियो वाले के पास जाएंगे कि मुझे यूएस एम्बेसी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए फोटो चाहिए, तो उनको पता होता है कि कौन सी क्वालिटी और कौन सी चीज़ चाहिए। ना भी पता हो तो वो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल आ जाएगी। ये होता है 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस बाय 2 इंचेस। ये आपके पास जो है ना वो फोटो साइज होती है, तो वो आपको जो है ना बना के दे देते हैं। रिक्वायरमेंट लंबी चौड़ी इसमें लिखी होगी कि आपने जो है ना वो कवर नहीं करना है, हेड आपकी सारी चीज़ें हों, शक्ल आपकी ठीक से नज़र आनी चाहिए, ग्लासेस वगैरह आप ना पहने हो। लेकिन जो मेन है वो है साइज़, और वो साइज़ होता है ये 2 इंचेस बाय 2, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर या 51 बाय 51 मिलीमीटर इन साइज। ये आपने जो है वो रखना है और इसकी 2 कॉपीज आपने लेके जानी है। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी यहाँ पे फॉर्म में अपलोड करने के लिए, और वो हार्ड कॉपी आपको जो है ना अपने साथ लेके जानी होती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे और क्या क्या चाहिए होगा उसकी लिस्ट में अगले व्लॉग में आपको बताता हूँ। स्टे ट्यून। ये फॉर्म हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसमें फोटो 1 सेकंड में अपलोड कर लेता हूँ। फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम अपलोड कर लेते हैं सिलेक्टेड को। ओहो, साइज चाहिए, साइज छोटी चाहिए, इसको रिड्यूस करके अभी अपलोड कर। ये खुद तो हमने सिलेक्ट कर ली है, साइज वगैरह ठीक है, ये हो गई। तो ठीक है, मैं खुद एक बार फॉर्म भर चुका हूँ लेकिन मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं, तो आपने एहतियातन फॉर्म भरना है। ठीक है, बड़ा एहतियात रखना है। ये अपलोड होने के बाद अब आगे जाएंगे। उसके बाद ये आपको रिव्यू के लिए देगा। आपने ये पूरा रिव्यू कर लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो ठीक है कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं हुई। एक एक स्पेलिंग चेक कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। जब आप पूरा चेक कर लेंगे, लास्ट चीज तक आप पहुंचते हैं, सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है। एड्रेस वगैरह ठीक है, हर चीज ठीक है, कोई मिसिंग तो नहीं है, सारी चीजें वेरीफाई कर लेनी है आपने। जैसे ही आपका पूरा वेरीफाई हो जाता है, आप लास्ट पेज तक आएंगे। ये जो प्रीवियसली आपने लोकेशन देखी थी, सॉरी,
यहाँ पे आपका जो है ना वो इंटरव्यू होना है, इसलिए ये लोकेशन बता रहा है क्योंकि हमने पहले ये सिलेक्ट किया था। जो आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर ये इसको भी एडिट करना है तो कर सकते हैं, इस वक्त इसके बाद नहीं होगा ये आपने किया। इसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ, आप जो है वो लॉ के पाबंद हैं, आप जो है वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, होशो-हवास में दे रहे हैं। ये आपके पास जो टाइम दिखा रहा होगा, ये मेरा टाइम दिखा रहा है सिस्टम का, लेकिन आपके सिस्टम का दिखा रहा होगा कि भाई किसी और ने तो फॉर्म नहीं भरना। कोशिश करिएगा इसमें लिखिएगा नो, किसी और ने हेल्प ही की हो थोड़ी बहुत तो नो ही करना है। अनटिल अनलेस आप बच्चे का भर रहे हो, अपने बच्चे का भरा है, या फिर जो है वो किसी के आई एम सॉरी टू से, लेकिन वालदा मोहतरम जो है वो खुद नहीं भर पाएंगी या वालिद साहब नहीं भर पाते, तो उसमें आपने येस लिख देना है, ठीक है। लेकिन स्पाउस के मामले में या अपने मामले में आपको वही करना है कि भाई मैंने ही भरा है, वरना आपसे जो है ना वहाँ पे सवाल ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो पहले आपने एंटर किया होगा वही पासपोर्ट नंबर आप इसमें डालेंगे। आप इसमें जो है वो अपनी चीज़ें डालेंगे और आपने जो है ना यहाँ पे साइन एंड सबमिट कर देना। सॉरी, वो मेरा पासपोर्ट नंबर जो है वो फर्जी डाला हुआ था, तो मुझे याद नहीं था मैंने कौन सा डाला हुआ है। खैर आपने तो अपना डाला होगा, आपको पता होगा। नहीं भाई, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। अच्छा, मैंने बताया ये पासपोर्ट नंबर डाला आपने, ये 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 यू, आपने ये कैप्चा डाला, लो हो गया। आपके पास ईमेल भी आ जाती है, ठीक है। ये जैसे आप साइन करते हैं कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट ईमेल भी आ जाएगी, लेकिन आपने इसको यहाँ से दोबारा ईमेल भेज देनी है, दोबारा प्रिंट भी कर देनी है, एप्लीकेशन नहीं कंफर्मेशन, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन पेज है ये आपको लेके जाना है, ये जो बारकोड है ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। अपनी ये प्रिंट कंफर्मेशन करके यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट टू पीडीएफ, तो ये आपके यहाँ पे आएगा सेव एज पीडीएफ, तो अपने सिस्टम में आपने सेव कर लेना है। ये आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा, कलर प्रिंट आउट। ये आपको एक कॉपी चाहिए थी, लेकिन आप 2 ले जाएंगे तो ईजी रहेगा, कहीं कभी मिस प्रिंट या कुछ हो जाता है या गुम हो जाती है तो हो। और ईमेल में भी आपने ये कंफर्मेशन आई होगी, आप अभी ईमेल चेक कर लें, अगर ईमेल नहीं आई हुई तो यहाँ से कर सकते हैं। खुदा न खास्ता ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ से बंद हो जाती है, ठीक है, किसी भी वजह से, और आप घबराते हैं कि यार मेरे को ईमेल भी नहीं आई, मैंने जो है डाउनलोड भी नहीं किया, तो आपके पास ये नंबर है एप्लीकेशन का, ये आप डालना है, ठीक है। आप जाएंगे वापस उसी ही वेबसाइट पे जो मैंने बताई थी। अब जैसे ही उसमें जाएंगे आपने करना है रिट्राइव, और ये रिट्राइव में आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये आपने जो डिटेल दी होंगी वो लिखी है, शुक्र है मुझे याद है मैंने कौन सी डाली थी। ये आपको बताएगा न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या कंफर्मेशन है, रिव्यू कंफर्मेशन, आप इस तरह डालेंगे, ये आपके पास वही पेज आ जाएगा जो आप उस टाइम मिस कर गए हो या आपके पास किसी वजह से टेक्निकल इश्यूज की वजह से नाम दिए। इसके बाद आता है कि इंटरव्यू कैसे सिलेक्ट करना है, इंटरव्यू कैसे होगा, वो मैं आपको अगली शॉर्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल तक आपसे लूँगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर लाजिम करिएगा। थैंक यू वेरी मच।